अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है हम असीर एक रात के, जिसकी राइटर हैं जिया बासी। शुरू करते हैं आज का नावल। चौधरी साईं, हमें इंसाफ चाहिए। इस जालिम ने जो मेरी बेटी के साथ किया है, मैं चाहता हूँ इसकी ऐसी सज़ा दी जाए कि पूरा गांव याद रखे। वो हाथ जोड़े खड़े आंसू बहाते हुए अपनी 12 साला बेटी ज़ैनब के लिए इंसाफ मांग रहे थे, जिसे वजाहत शेख के बेटे शहरोज़ शेख ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। तुम फिक्र ना करो सिराजुद्दीन, कल पंचायत में तुम्हारी बेटी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जाओ, तुमसे हमारी मुलाकात अब कल सुबह पंचायत में ही होगी। सिगार का कश लेते हुए सख्त लहजे में बोली, जिस पर सिराजुद्दीन सर झुकाते भारी होते हुए कदमों के साथ अपने घर की जानिब चल पड़ा, जहां इसकी बीवी अपनी बेटी के साथ माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती इसके बुखार को कम करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। क्या हुआ, क्या कहा चौधरी साईं ने? सिराजुद्दीन को घर में दाखिल होते देखकर रशीदा ने बेताबी से पूछा, एक नज़र साथ ही अपने 22 साला बेटे और शेर पर डाली, जो खुद ही बाप की जानिब मतवज्जा था। कल पंचायत में फ़ैसला होगा, अफसरदा लहजे में कहते हुए वहीं बिछी चारपाई पर लेट गए, जैसे मज़ीद और कुछ ना कहना चाहते हों। और शेर ने माँ की तरफ देखा और फिर एक नज़र बुखार में तपती अपनी बहन पर डालता घर से बाहर निकल गया। सुबह की सूरज के साथ ही गांव के सभी लोग पंचायत में जमा ज़ैनब के इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। हर तरफ खामोशी फैली थी। सिराजुद्दीन पुरुम्मीद नज़रों से चौधरी साईं को देख रहे थे, जो फ़ैसला सुनाने जा रहे थे। ये पंचायत इस फैसले पर पहुंची है कि चौधरी साईं ने रुककर एक नज़र वहां खड़े लोगों पर डाली। हर शख्स सांस रोके इनके बोलने का मुंतज़िर था। वजाहत शेख का बेटा शहरोज़ शेख सिराजुद्दीन की बेटी के साथ ज़्यादती का मुर्तकिब है, जिसके बदले में सिराजुद्दीन का बेटा उर्द शेर सिराजुद्दीन भी वजाहत शेख की बेटी के साथ वही अमल दोहराकर अपनी बहन के साथ हुई ज़्यादती का बदला लेगा। यही पंचायत का फ़ैसला है। और पंचायत के इस बदतरीन फ़ैसले पर वहाँ खड़े हर शख्स को सांप सूंघ गया। एक गुनाह सरजद हुआ था, जिसके बदले दूसरे गुनाह की इजाज़त दी जा रही थी। भला ये भी कोई इंसाफ था? वजाहत शेख सर झुकाए खामोश खड़ा, क्योंकि दूसरी सूरत में इसके बेटे को संस्कार कर दिया जाता वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोगों में चह में गोइयाँ शुरू हो चुकी थी। अक्सर को इस फैसले पर एतराज़ था, मगर पंचायत के फैसले के सामने बोलने की इजाज़त भला किसको थी? ये सब क्या है बाबा साईं? उस शेर ने गुस्से से मुट्ठियों को बेचते हुए सिराजुद्दीन की तरफ देखा। वो इस वक्त बस शहरोज़ शेख की जान ले लेना चाहता था, जो ना चाहते हुए भी कहीं छुप कर बैठ गया था। इंसाफ, अब वजाहत शेख को पता चलेगा इज़्ज़त का लुट जाना क्या होता है। नफरत ज़्यादा लहजे में कहते वो वहाँ से निकलते चले गए। इनके अंदर जलती बदले की आग ने सही गलत के फ़र्क को जलाकर राख कर दिया था। पंचायत ये फैसला कैसे कर सकती है? मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वजाहत शेख की बात सुनकर नुदरत शेख रोते हुए बोली। इस वक्त वो ये भूल गई थी कि इनका अपना बेटा भी किसी की ज़िंदगी तबाह कर चुका है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, वरना वो शहरोज़ को जान से मार देंगे। वजाहत शेख बेबसी से बोले, जबकि कमरे के बाहर खड़ी अम्मा अब्बा की बातें सुनती मुबारक इस वक्त इस फैसले पर साकत रह गई थी। कुछ घंटों बाद इसकी इज़्ज़त का भी जनाजा उठने वाला था। ये बात इसका दिमाग माफ़ कर गई थी। अम्मा अब्बा और भी कुछ कह रहे थे, मगर वो भारी होते कदमों के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। एक जिना के बदले दूसरा जिना। 16 साल की मुबारक अब इतनी भी छोटी नहीं थी कि इन सब बातों को समझ ना पाती। क्यों किया आपने शहरोज़ भाई ऐसा? अब मैं क्या करूँगी? वो रोते हुए वहीं बेड के करीब बैठकर फर्श पर बैठ गई। माशरे में ज़्यादतीशुदा औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है, इससे वो वाकिफ़ नहीं थी। अपने गांव में ही वो ऐसी कई औरतों को देख चुकी थी जो सब के लिए छूत थी। कोई रिश्ते के लिए उनके घर का रुख नहीं करता था। लोगों की हकारत भरी नज़रें और जिल्लत उठाते उठाते वो तन्हाई इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, और अब यही रुसवाई और जिल्लत पंचायत में उसके नसीब में लिख दी गई थी। पर कौन जाने कातिबे तकदीर उसके लिए क्या सोचे हुए था। रात की स्याही ने इस गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जब इस सन्नाटे को चीरती कदमों की आवाज़ इस गली में सुनाई देने लगी, वो चलते हुए इस दरवाजे के सामने जा खड़े हुए, जहाँ वो बदनसीब रहती थी, जिसकी पल भर में ज़िंदगी जहन्नम बनने जा रही थी। कौन है? दरवाज़ा खटखटाने पर अंदर से भारी मर्दाना आवाज़ उभरी, सिराजुद्दीन, दरवाज़ा खोलो। सिराजुद्दीन की आवाज़ पर मुकाबल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। सामने वजाहत शेख खड़ा था, जिसके पीछे कमरे से निकलती नुदरत इन दो नफूस को देखते ही रोना शुरू कर चुकी थी। अंदर नहीं बुलाओगे वजाहत? सिराजुद्दीन की आवाज़ पर वजाहत शेख ने फ़ौरन एक तरफ होकर उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। उस शेर को आगे बढ़ने का इशारा करते सिराजुद्दीन गर्दन अकड़ाकर उसके पीछे ही घर में दाखिल हुए। इस सारे वक्त में उर्द शेर खामोश खड़ा आसपास का जायज़ा ले रहा था। वजाहत, वक्त आ गया पंचायत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। वो सोफे पर बैठते हुए बोले, अगर आज इनकी अपनी बेटी खुद इस अजियत से ना गुजर रही होती तो शायद वो इस किस्म की बेइज्जती का मुजाहरा कभी ना करते, मगर बदले की आग ने उन्हें अंधा कर दिया था कि एक बेटी के बाप होकर भी वो किसी दूसरे की बेटी को इस अजियत से गुजारने जा रहे थे। नुदरत,
वजाहत शेख ने अपनी बीवी को इशारा किया जो वहीं सोफे पर बैठी बेआवाज़ रोई जा रही थी। शोहर के कहने पर भी वो 1 इंच अपनी जगह से ना हिली। मजबूरन वजाहत शेख की बेटी के कमरे की तरफ बढ़े और चंद मिनट बाद ही सर झुकाए मुबारक बाप के पीछे पीछे चली आई। वजाहत शेख ने इसे न जाने क्या कहा था जिस पर वह सर झुकाए सबके सामने खड़ी थी। इसे देखते नुसरत के रोने में रवानी आ गई। शेर सिराजुद्दीन के इशारा करने पर उठ शेर अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर मुबारक को बाजू से दबोचते वापस इसी कमरे में ले गया जहाँ से वो अभी बाहर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद होने पर बेबसी की मूरत बने वजाहत शेख वहीं सोफे पर ढह गए। बेटे की जान का सवाल न होता तो अपनी बेटी की तरफ उठने वाली आंखें नोच लेते, मगर किस्मत के इस खेल में वो इन हाथों को ना रोक पाए जो इनकी जवान बेटी की तरफ बढ़े थे। कितना ही वक्त गुजर चुका था जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और किसी एक पर भी नज़र डाले बगैर उठशेर तेज़ी से वहाँ निकलता चला गया। पीछे मुबारक फर्श पर बेहाल बैठी आंसू बहा रही थी। नुसरत ने तड़प कर इसकी जानिब बढ़ी। वजाहत शेख का झुका सर मजीद झुक गया और सिराजुद्दीन फखरिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खुद भी उठशेर के पीछे घर से बाहर निकल गए। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, सलाम ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम। दिल से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया, दिल तक पहुंचने वाली डगर को सलाम, सलाम ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। रात में बरसती बारिश के बायस लाहौर का गर्ल्स हॉस्टल इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसको दूर करने के लिए वो कमरे में मौजूद मोमबत्तियाँ जलाती साथ साथ गुनगुना भी रही थी। लबों पर एक तबस्सुम आ ठहरा था। वो मोमबत्तियाँ जलाकर स्टडी टेबल पर रखती खिड़की के सामने जा खड़ी। बरसात का यह मौसम इसे एक अलग ही जहां में ले जाता था जिसमें वो खुशियों से भरे कोसों गुजार के रंग को अपनी ज़िंदगी में बरसता महसूस करती थी। अभी भी वो हाथ फैलाए बाहर बरसती बारिश को महसूस कर रही थी। साथ साथ गुनगुना भी रही थी जब पीछे से आती आरफा की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। मुबारक मैडम, अब आप 16 साल की नहीं 20 साल की हो चुकी हैं, फिर ये कौन सी पहली मोहब्बत को आप सलाम भेज रही हैं? हाथ में मौजूद टॉर्च को एक साइड पर रखते हुए वो मानी खेज लहजे में सवाल कर रही थी। पता चला अभी तक जनरेटर क्यों नहीं चलाया? आरफा के सवाल को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए इसने अपना सवाल दागा। ख़राब हो गया मैडम, अब कल ही ठीक होगा, इसलिए आज की रात ये मोमबत्तियाँ जलाते और मच्छरों को मारते हुए गुजारनी पड़ेगी। कहते हुए इसने हवा में हाथ चलाए। ये मच्छरों को भगाने की नाकाम सी कोशिश थी। ये क्या बात हुई? अगर सारी रात जागते रहेंगे तो हॉस्टल की हर लड़की कल यूनिवर्सिटी में सोती हुई मिलेगी। मुबारक खिड़की के सामने से हटती अब बेड पर जा बैठी। चेहरे पर परेशानी के आज़ार मौजूद थे। वो अलग बात है मोमबत्ती की मदम रोशनी में दिखाई नहीं दे रही थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, रात रात भर जाग के पढ़ाई भी तो करते हैं। खैर मुझे तो नींद आने लगी, मैं तो चली सोने, शब बखैर। कहते वो वाकई सोने के लिए लेट चुकी थी। मुबारक ने घूर कर इसे देखा। इसने सुना था कि नींद सूली पर भी आ जाती है और आज इसने देख भी लिया था। नाचार वो भी अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर आंखें बंद करते ही नज़रों के सामने वो चेहरा आ गया। इसने 4 साल पहले इसे अपना असीर बना लिया था। इसने घबरा कर आँखें खोल दी और फिर बेमकसदी वो छत को तकती रही तो ये तय हुआ कि इसके कई रुतचकों में आज की ये रात भी शामिल हो चुकी थी। अम्मा जल्दी करें, मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। 16 साल ज़ैनब ने एक बार फिर बावाज़े बुलंद आवाज़ लगाई, जिस पर किचन में काम करती रशीदा बेगम ने घूर कर डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी बेसब्री बेटी को देखा। सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हें? हाथ में ट्रे थामे वो किचन से बाहर आती हुई बोली। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और मुझे ऑफिस के लिए। ज़ैनब के बराबर में बैठा उर्शेर फ़ौरन बहन का साथ देते हुए बोला। तुमने ही बिगाड़ के रखा है इसे। रशीदा बेगम उर्शेर को घूरते हुए बोली। इसमें बिगाड़ने वाली क्या बात है? खैर छोड़ें, सारिम कहाँ है? उर्शेर ने बात बदलने के लिए खुद ही छोटे भाई के मुतल्लिक पूछा। वो अपने दोस्तों के साथ सुबह से घर से निकल गया है। जवाब ज़ैनब की तरफ से आया। शर्म करो, तुमसे 2 साल बड़ा है। रशीदा बेगम ने फ़ौरन टोका। भाई सही कह रही हैं अम्मा। उर्शेर ने भी माँ की तायद की, जिस पर ज़ैनब बुरा सा मुँह बनाते हुए अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। मेरा नाश्ता हो गया, अब चलें, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ चलो। उर्शेर भी हाथ साफ करता अपनी जगह से उठा। मेरा नाश्ता हो गया, अब चले, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ चलो। उर्शेर भी हाथ साफ करता अपनी जगह से उठा और ज़ैनब के साथ घर से बाहर निकल गया। रशीदा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इन्हें जाते देखा और फिर टेबल पर मौजूद नाश्ते के जूठे बर्तन उठाने लगी। इन्हें लाहौर आए 4 साल गुजर चुके थे। उस वाक़े के बाद सिराजुद्दीन गाँव छोड़कर बीवी बच्चों समेत लाहौर चले आए थे, जहाँ इनकी बहन अपने शौहर और बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी और अब अनकरीब ज़ैनब की सास के ओहदे पर भी फाइज होने वाली थी। क्लास लेने के बाद वो दोनों कॉरिडोर से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चली आई थी, जहां अब भी मौसम अबर आलूद हो रहा था। लगता है अब फिर बारिश शुरू हो जाएगी, हमें इससे पहले हॉस्टल चले जाना चाहिए। मुबारक आसमान की तरफ देखते हुए बोली।
ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं, वैसे भी अब कोई क्लास नहीं। आरफा ने कहते हुए कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, साथ ही बैग उठाकर खड़ी हो गई। अब इन दोनों का रुख यूनी के गेट की जानिब था। जल्दी जल्दी कदम उठाए यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अब मज़ीद चंद कदम ही आगे चली थी कि आसमान से पानी की बौछार शुरू हो चुकी थी। ओफ शिट यार! तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सड़क के किनारे दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई थी। अल्लाह जी, जल्दी कोई सवारी मिल जाए। सर पर बैग की मुबारक परेशानी से बोली। रात फिर क्या कम बारिश हुई थी जो अभी भी शुरू हो चुकी है। हमेशा से बारिश को नापसंद करने वाली आरफा इस वक्त सख्त चुनचलाई हुई थी। देखो, वो सामने से गाड़ी आ रही है। मुबारक ने इसकी तरफ तवज्जो दूर से आती कार की तरफ कराई जो तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ रही थी। आरफा ने फ़ौरन लिफ्ट के लिए हाथ चलाया, जिस पर वो स्याह मर्सिडीज़ सीधा इनके सामने आ रुकी थी। कॉलेज से बाहर निकलती इसकी नज़र सीधा इस स्याह मर्सिडीज़ पर पड़ी, जिसके साथ टेक लगाए खड़ा उर्शेर कब से इसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ी। आज कैसे आ गए आप? मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, सोचा खुद ही तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँ। ज़ैनब के हाथ से बैग लेते हुए साथ ही अपने आने की वजह बताई। ये तो अच्छा किया आपने। चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, बारिश शुरू होने से पहले तुम्हें घर पहुँचना है। ज़ैनब को फ्रंट सीट पर बिठाकर वो दरवाज़ा बंद करता खुद ही ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ले गया। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और शेर ड्राइविंग के साथ साथ ज़ैनब की बातों के जवाब देने में भी मसरूफ़ था जब सुनसान सड़क पर तेज़ बारिश से भीगती हुई इन्हें दो लड़कियां दिखाई दी। भाई, शायद इन्हें मदद की ज़रूरत है, इनमें से एक को हाथ हिलाते देखकर ज़ैनब ने कहा। यहाँ सबको मदद की ज़रूरत है ज़ैनब, हम हर किसी के लिए नहीं रुक सकते। उस शेर संजीदगी से बोला। वो शायद रुकने का इरादा नहीं रखता था, पर भाई कितनी तेज़ बारिश हो रही है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाजू पर आ रखते हुए ज़ैनब ने इसे समझाना चाहा। एक नज़र सामने की तरफ डाली जहां वो दोनों खड़ी थी। ज़ैनब की इसरार पर उस शेर ने मज़ीद कुछ भी कहे बगैर गाड़ी सीधा इन दोनों के सामने ले जाकर रोक दी। शुक्र अल्लाह। गाड़ी के रुकते ही आरफा फ़ौरन उस शेर की तरफ बढ़ी जो गाड़ी का शीशा नीचे गिरा था, अब भी सामने की तरफ देख रहा था। जबकि पीछे खड़ी मुबारक से देखती साकत रह गई थी। आसमान से बरसती बारिश आरफा को उस शेर से मदद तलब करना, इसे किसी चीज़ का होश ना था। वो तो इस एक रात में पहुँच चुकी थी जिसने इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी थी। चलो, मुबारक कहाँ खो गई? हाँ के नहीं, कहीं नहीं। आरफा की आवाज़ पर वो एकदम होश में आई, मगर खुद को तकती आरफा की अजीब नज़रें से बुलाने पर मजबूर कर गई थी। बात कर ली मैंने, आ जाओ या यही खड़े रहने का इरादा है? नहीं, चलो। सर झुकाते वो आरफा के सामने गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गई थी। इसके बैठते उर्शेर ने गाड़ी हॉस्टल के रास्ते पर डाल दी। बाकी का सारा सफ़र खामोशी से गुजरा था। क्या इसने मुझे पहचाना नहीं? रात के 9 बजे स्टडी टेबल पर बैठी मुबारक असाइनमेंट पर तवज्जो देने के बजाय मुसलसल उर्शेर के बारे में सोच रही थी। हॉस्टल वापस आने के बाद से इसकी सोच के सारे ताने बाने उर्शेर से जा जुड़े थे, जो 4 साल पहले की निस्बत काफ़ी बारोब और संजीदा नज़र आ रहा था। मगर इसने एक निगाह गलत भी मुबारक पर नहीं डाली थी और ये बात ही से परेशान किए जा रही थी। क्या मैं 4 साल में काफ़ी बदल गई हूँ? इसने टेबल पर मौजूद आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा, जिसकी खूबसूरती को कोई भी मर्द असीर हो सकता था। नहीं, मैं तो अब भी वैसी हूँ, वो भी वैसी ही थी। फिर मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं तो इन्हें नहीं भूली, तो क्या वो मुझे भूल गए? खुद से बड़बड़ाती वो इस एक रात के बारे में सोचने लगी जब उर्शेर सबके सामने इसे कमरे में ले गया था। प्लीज़ अल्लाह साईं, मुझे इस इंसान से बचा लें। बेड पर बैठी 16 साल मुबारक खौफज़दा नज़रों से उर्शेर को देख रही थी, जो इधर से उधर चक्कर लगाता न जाने क्या सोच रहा था कि कमरा लॉक करके मुबारक को बेड पर धकेलने के बाद वो जैसे इसे भूल ही गया था। काफ़ी देर यूं ही कमरे के चक्कर लगाते रहने के बाद उर्शेर ने मुबारक को उठने का इशारा किया और ख़ुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुबारक हैरत ज़दा से इसके पीछे चल पड़ी, जिसने कमरे में लाकर हाथ लगाना तो दूर, इससे एक नज़र भी देखना भी गवारा नहीं किया था। वो यही सब सोचती इसके पीछे चल पड़ी थी जब एकदम उर्शेर मुड़ा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर छोड़ता ज़मीन बोस कर गया था। मुबारक आंसू बहाती गाल पर हाथ रखे इसे देखे जा रही थी। आंखों में हैरत की जगह अब खौफ ने ले ली थी। कपड़े फर्श पर गिरने के बायस बेतरतीब हो चुके थे और शेर के एक थप्पड़ ने इसे इस बेहाल कर दिया था। यहाँ से बाहर निकलकर तुम सबको यही बताओगी कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, समझी? वो इसे आंखें दिखाता हुआ बोला, जिस पर मुबारक ने रोते हुए फ़ौरन उस बात में सर हिला दिया। इसके बाद उर्शेर तो वहाँ से निकल गया, मगर अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया। तोहमत, इज़्ज़त, अकीदत। उस शेर के नाम की तोहमत लिए मुबारक इसके साथ अकीदत जैसे एहसासात से बंध गई थी। एक कमरे में वक्त गुजारने के बावजूद इसकी इज्जत महफूज थी। ये बात उर्शेर उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता था, और ना वो चाहती थी कि कोई जाने। वो हमेशा इसके नाम की तोहमत के साथ रहना चाहती थी, जिसके सर इल्ज़ाम था इसकी इज़्ज़त के लुटने का, जिससे इसे अकीदत थी इसकी इज़्ज़त को महफूज रखने की, और जिससे इसे मोहब्बत थी। मोहब्बत, इसने धीरे से दोहराया। नहीं, मुझे उस शेर से मोहब्बत नहीं है। वो इनकारी हुई, इस बात से बेखबर कि वो तो इस एक रात की असीर हो चुकी थी। इन 4 सालों में वो उस एक रात में कहीं कैद ही हो चुकी थी।
रात के दूसरे पहर अपने कमरे में लेटा वो कब से बस करवटों पर करवटें बदल रहा था, पर यह अंदर का गुबार था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 साल, पूरे 4 साल बाद उसने वो चेहरा देखा था जिसे देखते ही उसके अंदर नफ़रत की चिंगारियां भड़क उठी थी। उसने किस तरह खुद को काबू किया था ये बस उर्दशेर ही जानता था। अपनी बहन के साथ हुई वो ज्यादती आज तक भूला नहीं था और ना ही भूलने का इरादा रखता था। दुआ करना फिर कभी हमारा सामना ना हो, वरना अब की बार मैं क्या कर जाऊँ ये मैं खुद नहीं जानता। 4 साल से कहीं छुपते वक्ती जज्बात के ज़ेर असर वो हकारत से सोचता हुआ आंखें बंद करके एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा। इस बात से बेखबर के इंसान के वक्ती जज्बात तो इस पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो ज़रा सा छूने पर भी अपना नाम निशान छोड़ जाते हैं। छुट्टी के बायस आसिया अपने बेटे उमर के साथ आज सुबह सिराजुद्दीन की तरफ चली आई थी। सब बड़े इकट्ठे जमा थे, जिस पर चाय का इंतज़ाम लॉन में ही कर दिया गया था। अब तीनों चाय पीते इधर उधर की बातों में मसरूफ़ थे जब मौका देकर आसिया ने ज़ैनब के निकाह के साथ साथ अपनी बेटी पलविशा और उर्शेर के रिश्ते का भी जिक्र छेड़ दिया था। रशीदा भाभी, मैं चाहती हूँ ज़ैनब और उमर के निकाह के साथ उर्शेर और पलविशा का भी निकाह कर दें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्शेर को अपना दामाद बनाऊँ। वो चाय का कप टेबल पर रखती हुई बोली, मगर आसिया, ज़ैनब अभी पढ़ रही है और उर्शेर, मुझे इससे भी इस रिश्ते के बारे में बात करनी पड़ेगी। रशीदा बेगम ने कहते हुए एक नज़र सिराजुद्दीन पर डाली जो इन दोनों को नज़रअंदाज किए अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो वट्टे सट्टे के कायल नहीं थे, मगर नंद को बेटे के रिश्ते के लिए इनकार करने का मतलब था ज़ैनब के रिश्ते से भी हाथ धो लेना, जो वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। ज़ैनब के साथ हुई ज़्यादती के बाद भी इनकी नंद भतीजी को बहू के तौर पर अपना रही थी। ये बात ही रशीदा बेगम का सर आसिया के सामने झुकाने के लिए काफ़ी था। हाँ, आप इससे भी बात कर लें, मुझे पूरा यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। और रही ज़ैनब की पढ़ाई, तो बस अभी निकाह कर रहे हैं, रुखसती इसके बाद पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही रख लेंगे। आप क्या कहते हैं भाई? आसिया ने सिराजुद्दीन को भी बीच में घसीटा। बच्चे राज़ी हों तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सिराजुद्दीन अखबार का सफ़ा पलटते हुए बोले, ठीक है, फिर आप लोगों की यही मर्ज़ी है तो मैं उर्शेर से बात करती हूँ। रशीदा बेगम दिल पर पत्थर रखते हुए बोली, न चाहते हुए भी वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गई थी। अम्मा की तबीयत तो वैसे की वैसे ही है, आप शहर में किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? छुट्टी के बायस मुबारक अम्मा अब्बा से मिलने गांव चली आई थी और अब कमरे में बेड पर बैठी वो परेशानी से माँ को देख रही थी, जो इकलौते बेटे की मौत के गम में बिस्तर से ही लग कर रह गई थी। 8 माह पहले कार एक्सीडेंट में हुई शहरोज़ की मौत का सदमा इतना गहरा था कि वह अब अक्सर ही बीमार रहने लगी थी। कुछ बेटी का दुख था कि 20 साल होने के बावजूद किसी ने रिश्ते के लिए इनके घर का रुख ना किया था। उर्शेर के नाम की लगी तोहमत किसी को भी इसके घर की दहलीज पार नहीं करने देती थी। कुछ गांव वालों की बातें भी थीं जिनसे काफ़ी अर्सा पहले दिल बर्दाश्ता होकर बजाज शेख ने से पढ़ने के लिए लाहौर भेज दिया था। शहर के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, नईफ सी आवाज़ में कहते नुसरत शेख बेटी को देखने लगी, जो गुलाबी रंग के शलवार कमीज़ में खुद भी कोई खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। मगर इसका नसीब तो शायद मुरझा सा गया था। उठा तो नहीं जा रहा आपसे? खाक ठीक है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। अब कि वो अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करें, वैसे घर में कुछ खाने को है, मैंने सुबह से नाश्ता किया था जो सफ़र में ही हज़म हो गया। मुबारक ने मासूमियत से माँ को देखते हुए पूछा, मैंने तो कुछ नहीं बनाया ही नहीं अभी। नहीं, आप रहने दें, मैं बनाती हूँ, आप आराम करें। नुसरत शेख को मना करती वो तेज़ी से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई ताकि खाने के लिए कुछ बना सके, वरना वो जानती थी कि इसकी माँ बीमारी में भी उठकर उसके लिए किचन में घुस जाती। खान विला में इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात के खाने में मसरूफ़ थे जब शाहिद खान ने आसिया को मुखातिब किया, आज आप सिराजुद्दीन की तरफ गई थी, क्या हुआ? बाप की बात पर उमर ने भी सर उठाकर माँ को देखा। मैंने भाई भाभी से बात की थी उर्शेर और पलविशा के निकाह की। भाई को तो कोई एतराज़ नहीं, आसिया ने कहते हुए एक नज़र पलविशा पर डाली, जिसका नवाला मुँह तक ले जाता हुआ हाथ हवा में ही रह गया था। और रशीदा भाभी, इनको तो कोई एतराज़ नहीं। शाहिद खान भी खाने से हाथ रोककर अब आसिया की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा थे। इन्होंने कहा है कि उर्शेर से बात करके कुछ दिनों तक जवाब देती हैं और मुझे उम्मीद है उर्शेर इनकार नहीं करेगा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब इसे अपने और ज़ैनब के निकाह का पता चला था इसकी मुस्कुराहट ही अलग थी, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर को इसकी मोहब्बत जो इसे मिलने वाली थी। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, वैसे हमें भी यही लगता है उर्शेर इनकार नहीं करेगा, वो एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। मुस्कुरा कर कहते शाहिद खान वापस खाने की तरफ मुतवज्जे हुए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आसिया ने एक बार फिर पलविशा की तरफ देखा जो खामोशी से खाना ख़त्म करके अब उठ खड़ी हुई थी। मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट बनाना है। अपनी बात मुकम्मल करने पर वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसके जाते ही आसिया ने पहले एक नज़र शाहिद खान और फिर उमर की तरफ देखा, जिन्होंने इसके जाने पर कोई नोटिस नहीं लिया था। अपनी छुट्टियां गांव में अम्मा अब्बा के साथ गुजारकर मुबारक वापस हॉस्टल चली आई और अब लाहौर के बाज़ार की खाक छानती वो कुछ ज़रूरत का सामान खरीद रही थी। आरफा के सर दर्द के बायस वो अकेली ही चली आई थी।
सारा सामान हो गया, न जाने क्या लाने को कहा था आरफा ने। वो हाथ में मौजूद लिपस्टिक थी बड़बड़ाती, साथ ही बैग से मोबाइल निकालकर आरफा को कॉल मिलाने लगी, पर आगे से मोबाइल बंद जा रहा था। ये भी ना मोबाइल ऑफ करके खुद गद्दे घोड़े बेचकर सो रही थी। गुस्से से मोबाइल को घुरते उसने वापस बैग में रखा और सामान से भरे 2-3 शॉपर उठाकर शॉप से बाहर निकल गई। अब वो सड़क पर चलती किसी रिक्शा या टैक्सी की तलाश में थी। आज ही सबको गायब होना था, कोई रिक्शा टैक्सी ही नज़र नहीं आ रही थी। सड़क पर नज़र दौड़ाते हुए मुबारक ने कोफत से सोचा, वो बस जल्द से जल्द हॉस्टल पहुंच जाना चाहती थी। अगर इसे खास ज़रूरत ना होती तो वो कभी भी यूँ अकेले बाजार ना आती। बेचारी थक गई थी। क्या हुआ मैडम, हाथ में दर्द हो रहा है तो हम मदद कर दें शॉपर्स पकड़ने में। वहाँ से गुजरते 2-3 मंजिल नौजवान इसे देखते ही आवाज़ें कसने लगे थे। इन्हें नज़रअंदाज करती अपने गिर्द चादर को मज़ीद ठीक करने लगी। गुलाबी आंखें जो तेरी। इसने पहले इनमें से एक मज़ीद बकवास जारी रखता, पीछे से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। वो गाल पर हाथ रखते पीछे मुड़ा, जहाँ उच्छेद खड़ा गुस्से से इन्हें घूर रहा था। बहुत शौक है सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़ने का। अभी वो मज़ीद इस लड़के को थप्पड़ जड़ता कि अर्धशेर के खतरनाक तेवर देखकर वो लड़के फ़ौरन वहाँ से भागे। वैसे भी वो नौजवान लड़के इस लंबे चौड़े मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इनके जाते ही अर्धशेर ने अपना रुख मुबारक की जानिब किया। तुम्हें भी बहुत शौक़ है इज़्ज़त को हाथ में लिए घूमने का? जी। मुबारक ने नासमझी से इसे देखा। वो वाकई अर्धशेर की बात का मतलब समझने से कासिर थी। अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं है शायद तुम्हें, इसलिए अब सड़कों पर निकल आई हो। अपने अंदर मौजूद नफरत और लफ्ज़ों के ज़रिए बाहर निकाल रहा था। मुबारक कई लम्हे इसे गंग सी हालत से देखती रही। जब बोली तो आवाज़ में लड़झाहट थी। मैं बस ज़रूरत के तहत बाहर निकलती थी, शौक़ से नहीं। गाड़ी में बैठो, इससे पहले वाकई इज़्ज़त का जनाजा निकल जाए। तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूँ, सख्त लहजे में कहता वो अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। मुबारक खामोशी से इसके पीछे चल दी। आज वो फिर इसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। गैर होने के बावजूद अर्धशेर का साथ इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। यही बात इसकी अर्धशेर से वाबस्ता अक़ीदत को मज़ीद बढ़ा गई। शुक्रिया। हॉस्टल से कुछ फासले पर गाड़ी रुकते ही वो इसका शुक्रिया अदा करने लगी। अर्धशेर ने यूँ ही इस निगाह इस पर डाली कि ठहर सा गया। मुबारक की बोलती आंखें कुछ अलग ही दास्तान बयान कर रही थी, इनमें उतरती चमक। अर्धशेर ने फ़ौरन से अपनी निगाहें फेर ली। जब बोला तो लहजा सख्ती लिए हुए था। जाओ जल्दी। जी। मुबारक फ़ौरन गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की जाने बढ़ी। अर्धशेर इसे ही देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। मुझे क्या ज़रूरत थी इसकी मदद करने की? सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करता वो घर की जानिब रवाना हो गया। आज सड़क पर गुजरते वक्त इन लड़कों को मुबारक को तंग करते हुए देखता वो न चाहते हुए भी इसकी मदद को चला आया। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुबारक को रूम में दाखिल होते देखकर आरफा जल्दी से उठकर इसकी जानिब बढ़ी ताकि शॉपर्स ले सके। हाँ, वो वापसी में कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही थी, इसलिए देर हो गई। आहिस्ता आवाज़ में कहती वो शॉपर्स आरफा को पकड़ाकर बेड पर जा बैठी। सोच के सारे ताने बाने अर्धशेर से जुड़े हुए थे। उसकी मौजूदगी उसके तहफ़्फ़ुज़ को इतना गहरा असर था कि मुबारक उसके लफ्ज़ों की तेज़ी को सिरे से फरामोश कर चुकी थी। अगर कुछ शाद था तो ये अर्धशेर ने इसे एक बार फिर उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की थी, और सबसे बढ़कर वो उसे याद थी। यही बात उसे सरशार करने के लिए काफ़ी थी। क्या हुआ मैडम, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? आरफा उसे देखते हुए मज़ीद मानीखेज़ लहजे में बोली, जिस पर मुबारक की आंखें मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई और वहीं आरफा की दोनों आंखें फैल गईं। शेर घर में दाखिल हुआ तो सामने सारिम सोफ़े पर बैठा मोबाइल में सर झुकाए मसरूफ़ नजर आया। अम्मा कहाँ हैं? पड़ोस में गई हैं। मोबाइल पर झुके जवाब आया। ओके, पानी लेकर आओ मेरे कमरे में। शेर इसे हुक्म देता अपने कमरे की जाने बढ़ा, जबकि सारिम आंखों को पूरा खोले इसकी पुश्त को घूरते हुए पीछे से चिल्लाया, ये मेरा काम नहीं है, 5 मिनट में पानी लेकर कमरे में मौजूद हो। शेर भी उसके अंदाज में कहता अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ के वो अपने जूते उतार रहा था। आज वो फिर मेरे सामने थी। मुबारक को हॉस्टल छोड़ने के बाद से वो मुसलसल इसे सोच रहा था। ज़हन बुरी तरह उलझ चुका था। जितना मैं चाह रहा हूँ इससे सामना ना, उतने वो मेरे सामने आ रही है। इसने सोचते हुए अपने बालों को हाथ फेरा। मुझे भी क्या ज़रूरत थी इसकी मदद करने की? कहीं मोहतरमा किसी खुशफहमी का शिकार ना हो जाए। अर्धशेर को इसकी आंखें याद थी जिनमें इसे देखते ही चमक उतर आई थी। मेरा वहम भी तो हो सकता है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इसने खुद को झुठलाया और उठकर वाशरूम की जाने बढ़ गया। इस बात से अनजान की मोहब्बत या नफरत जैसे जज्बात से वाबस्ता शख्स को इंसान हमेशा अपने ज़हन पर सवार रखता है। न चाहते हुए भी शेर मुबारक को ही सोच रहा था। सुबह से एक के बाद एक क्लास लेने के बाद अब वो दोनों बातें करती हुई कैंटीन की तरफ जा रही थी, जब सामने से आती पलविशा के पुकार पर रुककर इसे देखने लगी। मुबारक, मुझे तुमसे काम था। वो उनके सामने आकर रुकी। हाँ बोलो। सर पर मौजूद दुपट्टा ठीक करते हुए इसने पूछा। हाँ यार, सर वासिफ ने जो टॉपिक समझाया था, क्या वो तुम मुझे समझा सकती हो? मेरी क्लास मिस हो गई है। वो उम्मीद भरी नज़रों से मुबारक को देखते हुए बोली। इतनी सी बात मैं समझा दूंगी। मुबारक मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। चलो कैंटीन में चलकर बैठते हैं। इन दोनों को वहीं चलता देखकर आरफा ने मुदाखलत की।
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो, मुस्कुराकर कहती मुबारक इन दोनों के साथ कैंटीन की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद वहाँ बैठकर खाने पीने और बातों के दौरान इनका इरादा पलूषा के घर जाने का हो गया। अरे मेरा शेर आया है। आसिया लाउंज में बैठी इस वक्त टीवी पर चलता ड्रामा देख रही थी जब सामने से आते शेर को देखते ही खुल उठी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आए हो? आसिया ने खड़े होकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? इनका हाल पूछता और शेर इसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ आज यहाँ का रुख कैसे कर लिया? यकीनन उम्र से कोई काम होगा। आसिया की बात पर शेर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो वाकई उम्र से काम के सिलसिले में आया था। जी वो, इससे पहले कि वो अपने आने की वजह बताता पलविशा आरफा और मुबारक के साथ घर में दाखिल हुई। मामा, ये मेरी क्लास फेलोज़ हैं, आरफा और मुबारक। सलाम दुआ के बाद पलविशा इनका तारुफ करवाने लगी। आरफा फ़ौरन से उठ आगे बढ़कर आसिया के गले मिली, जबकि मुबारक वो तो आसिया के साथ मौजूद शेर को ही देखते साकत हो गई थी। कैसा अजीब इत्तेफाक था, किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने ले आती थी। मुबारक पलविशा के पुकार पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो खुद को संभालती हुई आगे बढ़कर आसिया से मिली। इनसे मिलो, ये उर्शेर है, मेरा भतीजा। आसिया मुस्कुराकर उर्शेर का तारुफ करवाने लगी। जी इनसे तो हम मिल चुके हैं, आरफा ने कहते हुए कनौखियों से मुबारक को देखा, जो कभी अपने बाल ठीक करती तो कभी दुपट्टा। वाकई पहले मिल चुके हो? आरफा की बात पर आसिया और पलविशा ने इससे पहले फिर शेर को देखा, जो बज़ाहिर तो खामोश खड़ा था पर जल्द अज जल्द मंजिल से हट जाना चाहता था। इस लड़की की मौजूदगी इसे बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। जी इन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। ओह ये तो अच्छी बात है पुप्पू, मुझे उम्र से काम था, मैं ज़रा उनसे मिल लूँ। इसकी ना ख़त्म होने वाली बातों से तंग आकर शेर ने मुदाखलत की। हाँ वो अपने कमरे में हैं। आसिया ने बताते हुए वो इस बात में सर उड़ाता फ़ौरन उमर के कमरे की जानिब बढ़ गया। इधर मुबारक इर्द गिर्द का होशबलाई से जाते हुए देख रही थी, जब आरफा ने कोहनी मारकर तनबीह करती नज़रों से घूरा। आओ कमरे में चलकर बातें करते हैं, वहीं तुम मुझे टॉपिक भी समझा देना। पलविशा इन दोनों को साथ लिए कमरे की जानिब बढ़ी, जबकि आसिया किचन की जानिब बढ़ी ताकि कुछ मेहमान नवाजी कर सकें। हॉस्टल वापस आकर वो दोनों अपने कामों में मसरूफ़ हो चुकी थी। बाकी का सारा वक्त असाइनमेंट की तैयारी में गुजर रहा था। वो इतनी थक चुकी थी कि अब आराम करना चाहती थी। मुबारक बात पूछूं? आरफा ने इसे देखते हुए पूछा, जो तकिया दुरुस्त करती सोने की तैयारी कर रही थी। हाँ पूछो। और शेर में ऐसा क्या है कि इसके सामने आती तो इर्द गिर्द का होश बुला देती। मुबारक ने शेर के बारे में जानते और जिसकी मुलाकात के बाद वो पूछे बिना न रह सकी। गो कि मुबारक ने ज़ैनब से जाती और पंचायत के फैसले के बारे में इसे कुछ नहीं बताया था, सिवाय इसके कि उर्शेर और वो एक ही गांव से और वही मुबारक से पहली मुलाकात में मोहब्बत का शिकार हुई थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो समझ कर भी अनजान बनी। मेरा मतलब है यार, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हारा दीवाना हो जाए। फिर तुम्हें शेर में ऐसा क्या पसंद आ गया? हालांकि वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक है, आरफा ने इसके सामने बैठते हुए पूछा। मुबारक खामोशी से आरफा को देखने लगी। अब वो क्या इसे बताती कि वो उस शेर के चेहरे की नहीं बल्कि उसके किरदार की असीर है, जिसने गुनाह की इजाज़त मिलने के बावजूद भी इसे हाथ तक नहीं लगाया था। और उर्शेर वो बाकी मर्दों की तरह चेहरे पर मिटने वाला नहीं था। वो तो इससे नफरत करता था, इतनी नफ़रत कि अपनी नज़रों के सामने इस चेहरों को देखना तक गवारा नहीं करता था। कहाँ खो गई हो? क्या हुआ है? इसकी खामोशी पर आरफा ने चिढ़ते हुए पूछा। कहीं नहीं, बस तुम नहीं समझ सकती। मुझे उस शेर के चेहरे से नहीं, इसके किरदार से मोहब्बत है। इनका साथ मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर मैं किसी मर्द की मौजूदगी में खुद को महफूज समझती हूँ तो वो सिर्फ उस शेर है। वो गैर मरई नक्ते को घुरती हुई उस एक रात में पहुँच चुकी थी जहाँ वो और उस शेर सामने थे। उसके साथ गुजरा हर लम्हा मुबारक के लिए किसी कीमती एहसास से कम नहीं था। जो भी हो, आखिर को वो एक मर्द ही है। मुबारक के जवाब पर आंखें घुमाती हुई उठकर वापस अपने बेड पर चली गई, मगर जाते जाते इसने मुबारक को जताना ज़रूरी समझा। हाँ मर्द है, पर बाकी मर्दों से अलग है। मुबारक धीरे धीरे से बड़बड़ाई थी। कमरे में बेड पर बैठा वो लैपटॉप सामने रखे अपनी ईमेल चेक कर रहा था, जब दरवाजे पर दस्तक देखकर रशीदा बेगम अंदर आई। बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। जी बोलें, क्या बात है? क्या आज तुम्हारी बुप्पा ने तुमसे कोई बात की थी? वो इसके सामने बैठते हुए संजीदगी से पूछ रही थी। वो नहीं चाहती थी इनसे पहले कोई और शेर से इसके बारे में बात करें। नहीं तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। कोई बात हुई है? उस शेर ने लैपटॉप बंद करके साइड पे रखा और पूरा का पूरा रशीदा बेगम की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुम्हें बताया था तुम्हारी बुप्पा आई थी ज़ैनब के निकाह की बात करने के लिए। हाँ तो इसमें क्या मसला है? उमर से बात हुई थी, वो भी सिर्फ निकाह का कह रहा है। माँ की बात पर वो पुरसकून लहजे में बोला। ये मसला नहीं है। फिर रशीदा बेगम ने गहरा सांस लेते हुए शेर की जानिब देखा। वो आसिया पलविशा का निकाह तुमसे करना चाहती हैं, लेकिन
देखो शेर, तुम जानते हो ज़ैनब के लिए उम्र का रिश्ता कितना ज़रूरी है और तुम्हारे बाबा साईं को भी कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए इनकार करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। इससे पहले शेर कुछ कहता वो इसकी बात काटते हुए बोली, अगर बाबा साईं और आप राज़ी हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, आप हुप्पो को हाँ कर दें। इससे वाकई इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था जो इनकार की वजह बनता। वैसे भी वो अपनी बहन की खुशियों के लिए इतना तो कर ही सकता था। ये तो अच्छी बात है, मैं कल ही आसिया से कह दूँ कि वो ज़ैनब के साथ साथ पलूशा के निकाह की भी तैयारी कर ले। रशीदा बेगम इनका माथा चूमती हुई बोली और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। इनके जाते ही उर्शिर वापस लैपटॉप लेकर अपने ऑफिस का काम करने लगा। जब अचानक मुबारक का चेहरा इसकी नज़रों के सामने आया, इसने फ़ौरन इसके ख्याल को झटक दिया। अगली सुबह रशीदा बेगम ने आसिया को फ़ोन करके उर्शिर और पलवीशा के निकाह के लिए हाँ कर दी थी, जिससे दोनों घरों में खुशियों की लहर सी दौड़ गई थी। हर कोई इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश था। आने वाले कुछ ही दिनों में दोनों घरों में निकाह की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थीं। दूसरी तरफ मुबारक नुसरत शेख की तबीयत मज़ीद बिगड़ने के बायस गांव चली आई थी ताकि कुछ दिन अम्मा अब्बा के साथ गुजार कर इनकी खिदमत कर सके। यूनिवर्सिटी से इसने छुट्टियां ली हुई थी, वैसे भी असाइनमेंट वगैरह की मदद के लिए आरफा मौजूद थी। अम्मा आप आराम करें, मैं ज़रा किचन देख लूँ। नुसरत शेख को दवाइयाँ देने के बाद वो बेड से पर लेटाते हुए बोली, माँ मुबारक बेटा मैं ठीक हूँ, तुम अब वापस लाहौर चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का अर्ज हो रहा है। कोई हर्ज नहीं हो रहा अम्मा, आरफा है मेरी मदद के लिए, आप परेशान ना हो। इसने झुककर इसके माथे पर प्यार किया और फिर कमरे से बाहर निकलकर किचन की जानिब बढ़ने लगी कि दफातन बैरूनी दरवाजे की बेल बजी। मुबारक ने अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। जी कौन? सामने खड़े लड़के को देखते हुए इसने पूछा। ये वजाहत शेख के नाम की डाक आई है, खाकी लिफाफा मुबारक की तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा। जी, जिसे इसने शुक्रिया के साथ थाम लिया। लड़के को फारग करके वो दरवाज़ा बंद करते वापस कमरे की जाने बढ़ी ताकि लिफाफा अम्मा को दिखा सकें। अब्बा के लिए किसने भेजा है? जहन में उठता सवाल और तजस्सुस से लिफाफा खोलकर देखने पर मजबूर कर गया था। क्या हो सकता है इसमें? क्या मैं खोलकर देख लूँ? हाँ देख ही लेती हूँ, अब्बा ने कौन सा कुछ कहना है। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होते वो वहीं रुककर लिफाफा खोलने लगी जब अंदर से निकलते शादी के कार्ड ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जलील इंसान मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने ये कार्ड भेजा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वजाहत शेख जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर काट रहे थे जब हाथ में मौजूद कार्ड को खींचते हुए बोले। इनका गुस्सा से बुरा हाल था। सिराजुद्दीन ने निकाह की तकरीब गांव में ही रखी थी जिसमें वजाहत शेख की फैमिली को भी मदऊ किया था। वो जानते थे सिराजुद्दीन ने जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की थी, तभी वो शहरोज़ शेख की मौत हुई थी। गांव में न रहते हुए भी वो यहाँ की सारी सरगर्मियों से वाकिफ़ थे। मेहरबानी करके मुझ पर रहम करें, मेरे पास एक ही बेटी है जिसे अब मुझ में खोने की कोई हिम्मत नहीं। नुसरत शेख बेटी पर बैठी दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली। इन्हें डर था वजाहत शेख अगर गुस्से में आकर सिराजुद्दीन को जानी नुकसान पहुंचा दिया तो अब की बार इनकी बेटी को वनी होने से कोई नहीं बचा सकता। वो क्या समझता है हमें इसके बच्चों की शादी से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, हम सब जाएंगे ताकि इसे पता चल सके कि वजाहत शेख को तोड़ना इतना आसान नहीं। अपनी बात मुकम्मल करके वो कमरे से बाहर निकल चुके थे। नुसरत शेख ने बेटी की जानब देखा जो खिड़की के पास खामोशी सर झुकाए बैठी अपने हाथों की लकीरों में न जाने क्या ढूंढ रही थी। इस खबर के मिलने के बाद इसे चुप सी लग गई थी। 2 दिन मजीद अम्मा अब्बा के साथ गुजार कर वो हॉस्टल वापस चली गई जहाँ आरफा इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। इससे भी पलवशा और शेर के निकाह की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद इसे मुबारक की फ़िक्र होने लगी थी। इसलिए इसने मुबारक से बात करने का सोचा और अब वो इसके सामने बैठी मुसलसल इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो मुबारक, मोहब्बत वगैरह सब बेकार है। देखना जब तुम्हारी शादी हो गई, चाहने वाला शौहर मिलेगा तो तब तुम्हें शेर याद भी नहीं रहेगा। वो इसके हाथों पर दबाव डालते हुए बोली। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कैसे समझाऊँ अपने दिल को। इसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। जब से आई थी बस रोई जा रही थी। मुबारक मेरी जान, हमेशा याद रखो ये दुनिया और इस दुनिया की हर चीज़ वक्ती है, हत्ता कि इंसान के जज्बात भी। मुस्तकबिल में तुम्हें ये मोहब्बत हमाकत से कम नहीं लगेगी। नहीं आरफा, तुमने मोहब्बत नहीं की इसलिए तुम ये सब कह सकती हो, लेकिन मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो बार बार खेला जाए। ये बस एक बार होती है और अगर ना मिले तो सारी ज़िंदगी का रोग बन जाती है। फिर चाहकर भी इंसान किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाता। मुबारक तो शेर को भूलने की बात पर ही तड़प उठी थी। आरफा नफ़ी में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई और इसे समझाते अब थक चुकी थी। इंसान सारे शौक़ पाले लेकिन मोहब्बत का रोग ना पाले। ज़ोर से बड़बड़ाती वो वाशरूम की जानिब बढ़ गई। इसके जाते मुबारक के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। अब बस भी कर दो मुबारक, कब तक यूँ खामोश रहना है? आज सारा वक्त सबको तुम्हारी तबीयत ख़राब होने का झूठ बोल कर थक गई हूँ मैं तो। हर कोई पूछ रहा था तुम इतनी खामोश क्यों हो। इसके साथ कॉरिडोर से गुजरते हुए आरफा चिढ़कर बोली। तो तुमसे कुछ किसने कहा झूठ बोलने को? मुबारक ने भी इसी के अंदाज़ में कहा। निकाह की खबर के बाद से वो ऐसी चिड़चिड़ी हो गई थी, ज़्यादातर खामोशी रहती, जब बोलती तो काट खाने को दौड़ती। हाँ तो सच क्या बता देती कि तुम
खामोश हो जाओ, सामने पलविशा खड़ी है। मुबारक इसकी बात काटती तेज़ी से बोली। साथ ही पलविशा की जानिब देखा जो किसी लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही थी। इनके करीब जाते ही वो लड़का फ़ौरन वहाँ से चला गया। कैसी हो पलविशा? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें निकाह की। थैंक्स, पलविशा संजीदगी से बोली। इसके निकाह की खबर सारे डिपार्टमेंट को मिल चुकी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि इसने किसी को भी अपने निकाह की दावत नहीं दी थी, बल्कि ये कहकर माजरत कर रही थी कि निकाह सादगी से हो रहा है, जबकि मुबारक जानती थी कि निकाह की तकरीब कितनी धूमधाम से रखी गई है। गांव के तकरीबन हर फर्द को मदऊ किया गया था, मगर अपने गम में मुबारक ने इसकी तरफ तवज्जो न दी। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। एक दो बातों के बाद पलविशा कहती फ़ौरन वहाँ से निकल गई। वैसे भी यूनी का टाइम ऑफ होने लगा था। तुम दरवाजे तक चलो, मैं ज़रा लाइब्रेरी से हूँ। आरफा घड़ी में वक्त देखते हुए उजलत से बोली। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम गेट पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आई। आरफा कहती हुई लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गई, जबकि मुबारक ने अपने कदम मेन गेट की जानिब बढ़ा दिए। वहाँ पहुँचते ही इसे सामने गाड़ी से टेक लगाए शेर खड़ा नजर आया, जो यकीनन पलविशा को पिक करने आया था। मुबारक के कदम बेख्तियार इसकी जानिब बढ़े। कैसे हैं आप? वो इससे पूछना चाहती थी कि इसे किस बात की सज़ा दी जा रही है। क्या शहरोज़ शेख की बहन होना इसका कसूर था, या मोहब्बत करना? कि सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बन रहा था। मगर कुछ भी पूछने से पहले इसने ये पूछा, क्यों तुम? और शेर जो इसे सख्त सुनाने का इरादा रख रहा था, मुबारक की तरफ देखते ही साकत हो गया। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में? शिकवे, गिले, अकीदत, मोहब्बत। अपने नाम की तहमत लगाकर वो खुद किसी और से शादी कर रहा था। क्यों इतनी नफरत? अब तो शहरोज़ शेख इस दुनिया में नहीं था, इसकी बहन का घर भी बसने जा रहा था। फिर मुबारक को क्यों ताउम्र की सज़ा सुना दी गई है? शेर को इस वक्त अपनी नफरत बेईमानी सी लगने लगी। मुबारक चलें? पीछे से आती आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर इसकी जानिब देखा, जहाँ आरफा खड़ी संजीदगी से इन्हें देख रही थी। हाँ चलो। वो इस समय मुबारक को हर लफ्ज़ बेमानी लगने लगा था। वक्त गुजर चुका था, वो किसी और का होने जा रहा था। मुबारक खामोशी से आरफा के साथ आगे बढ़ गई और शेर वो वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई थी। निकाह से कबल कई बार इसे इजाज़ शेख की कॉल आ चुकी थी, जिन्होंने इसे ख़ास ताकीद की थी निकाह में शरीक होने की। ये अब इनकी ना का मसला बन गया था। वो सराजुद्दीन पर वाज़ेह कर देना चाहते थे कि इन्हें उसकी खुशियों से कोई ख़ास सरोकार नहीं। दूसरी तरफ मुबारक ने खुद को समझा लिया था कि ये मोहब्बत इसका अपना मसला है, शेर का इसमें कोई कसूर नहीं। वो तो इससे नफ़रत करता था, इसने कभी कोई इसे उम्मीद नहीं दिलाई थी। फिर कैसा शिकवा और कैसी शिकायत। वो गांव के लिए रवाना हो चुकी थी। बस फ़र्क इतना था, इस बार इसके साथ आरफा मौजूद थी, जो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या ज़रूरी है निकाह में शिरकत करना? घर पहुंचकर मुबारक के अम्मा अब्बा से मिलने के बाद वो सफ़र की थकन उतारने के लिए कमरे में आराम कर रही थी, जब आरफा इसकी तरफ करवट लेते हुए बोली, हाँ बाबा साईं चाहते हैं हम जाएं और मैं इनकार नहीं कर सकती। मुबारक उठकर बैठ गई। बेचैनी इतनी थी कि 2 घड़ी आराम नहीं कर सकती थी। मुबारक सब्र करो, देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आएगा जो तुमसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुम मजबूर हो जाओगे इसकी मोहब्बत का जवाब देने के लिए। और तब शेर तुम्हें अगर याद भी रहा तो भी इसकी मोहब्बत दम तोड़ चुकी होगी। आरफा एक बार फिर से समझा रही थी। मुबारक ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, ठीक ही तो कह रही थी वो। दुनिया की हर चीज़ का नेमुल बदल निकल आता है। इंसान बदल जाता है तो जज्बात वही के वहीं रह सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। शायद एक दिन मैं उस शेर को भूल जाऊँ, तब कोई और यहाँ वो अटक गई। कोई और क्यों? उस शेर क्यों नहीं? इसका जब जवाब देने लगा, इससे पहले कि वो एक बार फिर बिखर जाती, तेज़ी से उठकर वाशरूम में चली गई। पीछे आरफा अफसोस करते इसके हक़ में दुआ करने लगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो अपनी शेरवानी के बटन बंद कर रहा था, जब इसने एक नज़र आईने पर डालकर अपनी तैयारी का जायज़ा लिया। ब्लैक शेरवानी इस पर खूब जच रही थी। उसके चेहरे की संजीदगी और रौब इसकी मर्जाना वजाहत में 4 चांद लगा रही थी। खुद को आईने में देखता वो हाथ में घड़ी पहने लगा। अचानक मुबारक का चेहरा इसकी नज़रों के सामने लहराया। मेरा कसूर नहीं है, मैंने इसे कोई उम्मीद, कोई इशारा नहीं दिया। और शेर ने खुद को बावर करवाया। वो कई बार खुद से ये कह चुका था। मुबारक के लिए भी इसे देख दुख हो रहा था। ये भी सच था, वो कसूरवार तो नहीं था। मुबारक की मोहब्बत को वो अपना नहीं सकता था। एक का दिल रखने के लिए वो सबके दिल नहीं तोड़ सकता था। वो जानता था सराजुद्दीन कभी मुबारक को कबूल नहीं करेंगे। ज़ैनब का रिश्ता भी किसी खतरे में पड़ जाएगा। और पलविशा, इस सब में इसका क्या कसूर था? मुझे माफ़ कर देना लड़की, तुम बहुत मासूम हो, पर तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल नहीं कर सकता। सिरे लब बड़बड़ाता वो मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। इसे सारम की कॉल आ रही थी कि मेहमान तकरीबन पहुंच चुके थे, वो भी तैयार होकर नीचे आ जाए। 4 साल बाद सराजुद्दीन का घर एक बार फिर से जगमगा उठा था। निकाह की तकरीब अपने रूज पर थी। सारे इंतजामात बेहतरीन तरीके से किए गए थे। सामने स्टेज पर मौलवी साहब उमर और ज़ैनब का निकाह पढ़ा रहे थे।
इसके बाद उर्शेर और पलविशा का निकाह होना था। हर कोई दुल्हन की तारीफ़ करते नहीं थक रहा था। 16 साल की दुल्हन बनी ज़ैनब पर टूट कर रूप आया था। क्या देख रही मुबारा? अरफा ने इसे देखते हुए पूछा, जो जामनी रंग के फ्रॉक जेबतन किया खामोशी से बैठी सामने ज़ैनब को देख रही थी। कितना फ़र्क था दोनों के नसीबों में। सामने बैठी लड़की ज़्यादती का शिकार हुई थी, फिर भी आज वो मोहब्बत का ताज सर पर सजाए किसी की बीवी बन गई थी, और वो इनके साथ ज़्यादती नहीं हुई थी। इसके बावजूद शेर के नाम की तोहमत इस पर लग चुकी थी। कोई इसे अपनाने को तैयार नहीं था, और वो कैसे किसी को यकीन दिलाए कि वो आज भी इसकी इज़्ज़त महफूज थी। मुबारा, क्या हुआ? अरफा ने इसे खामोश पाकर इसका कंधा हिलाया। वो इसे ठीक नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ अरफा, फ़िक्र मत करो। मुबारा ने इसे तसल्ली देते हुए सामने देखा, जहाँ उमर और ज़ैनब की निकाह हो चुका था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। जब यकदम आसिया घबराती हुई वहाँ आई और शायद के कान में झुककर कुछ कहने लगी। ज़रा सी देर गुजरी थी कि अचानक स्टेज का माहौल बदल गया। उर्शेर और उमर उठकर घर के अंदर बढ़े थे, जबकि सिराजुद्दीन खड़े शायद खान से कुछ कह रहे थे। अंदाज़ काफ़ी बरहम था। ये क्या हो रहा है बाबा साईं? अरफा और मुबारा ने सवालिया नज़रों से साथ बैठे वजाहत शेख से पूछा, जो खुद भी मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं देख कर आता हूँ। वो उठकर वहाँ से चले गए ताकि खबर ले सके आखिर मामला क्या है। अम्मा, अभी मुबारा नुदरत शेख की तरफ मुड़ती कि तभी 2 औरतें उनके टेबल के करीब चली गईं। हाय नुदरत, सुना तुमने? उर्शेर की दुल्हन भाग गई है किसी लड़के के साथ। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया आजकल के लड़के लड़कियाँ। उफ़। उनमें से एक औरत कानों को हाथ लगाते हुए बोली, और फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। सारे मेहमान आपस में सहमगोइयाँ करते तरह तरह की बातें करने लगे, और वो औरतें भी नुदरत शेख से मजीद कुछ कह रही थी, जबकि मुबारा और अरफा साकत बैठी एक दूसरे को देखने लगी। कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसके साथ पलविशा अक्सर यूनिवर्सिटी में पाई जाती थी। अरफा की बातों मुबारक को याद आया। पलविशा ने किस तरह से बेतासर चेहरे से निकाह की मुबारकबाद वसूल की थी। उसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक नहीं थी, और वो लड़का इनके करीब जाते ही वहाँ से चला गया था। तभी पलविशा ने यूनिवर्सिटी में किसी को निकाह की दावत नहीं दी थी, क्योंकि वो पहले से भागने का प्लान बना चुकी थी, और मुबारक की अधूरी बात को अरफा ने मुकम्मल किया था। जब तुम जानती थी तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है, तो तुमने फिर क्यों ये रिश्ता तय किया? सिराजुद्दीन आसिया पर बरसते हुए बोले। वो सब इस वक्त घर में मौजूद थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बाहर मेहमान मौजूद थे जो तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे क्या मालूम था भाई वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैं तो शायद के कहने पर रिश्ता लेकर आपके पास आई थी। आसिया रोते हुए बोली। शायद खान का सर झुका मजीद झुका। उमर का भी यही हाल था, जबकि ज़ैनब और सारा रशीदा बेगम को संभाल रहे थे, जिन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। पर उर्शेर इस सब में एक वही था जो पुरसकून था, खड़ा था। इसके नज़दीक पलविशा इतनी कसूरवार नहीं थी जितने आसिया और शाहिद खान। अगर इनकी बेटी किसी को पसंद करती तो इसे पूरा हक हासिल था कि उसकी पसंद का एहतराम किया जाए, ना कि इसकी अना का मसला बनाकर ज़बरदस्ती शादी की जाए। तुम दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? सिराजुद्दीन वहीं सर पकड़ कर बैठ गए। जब वजाहत शेख की आवाज़ पर सबने चौंक कर इनकी तरफ जानिब देखा। क्या तुम मेरी बेटी को सिराजुद्दीन वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। जब वजाहत शेख की आवाज़ पर सबने चौंक कर इनकी तरफ देखा। क्या तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे सिराज? मुबारक जवाब को ढूंढती हुई अंदर आ रही थी। वजाहत शेख की बात सुनकर इसके कदम वहीं साकत हो गए। क्या तुम इस दुश्मनी को ख़त्म करके मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहोगे? वजाहत शेख ने एक बार फिर पूछा। सब खामोश खड़े इन्हें देख रहे थे। जब सिराजुद्दीन अपनी जगह से उठकर इनके सामने आए। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कोई रिश्तेदारी जोड़ना चाहूँगा? मैं जानता हूँ सिराज, वो जो हुआ वो गलत था, पर पंचायत के फैसले पर तुमने अपना बदला ले लिया था, जिसकी सज़ा आज तक मेरी बेटी काट रही है। बाप की बात पर बेख्तियार मुबारक की नज़र शेर की जानिब उठी, जो इसे ही देख रहा था। इसका दिल चाह सबको बता दे उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, पर शेर की तंबीह करती नज़रें इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थीं। तुम खुद भी बाप हो, समझ सकते हो, पर औलाद का दुख अगर उमर तुम्हारी बेटी से शादी ना करता तो मेरी तरह तुम भी इसकी खुशियां देखने को तरसते रहते। वजाहत शेख के कहते हुए अब की बार सिराजुद्दीन के सामने हाथ जोड़ दिया। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, वरना शेर के नाम की तोहमत कभी भी इसका घर बसने नहीं देगी। बाबा साईं मुबारक का दिल चाह फूट फूट कर रोइस ने भला कब चाहा था कि सबके सामने इसके बाबा साईं यूँ झुक जाएं। सिराजुद्दीन ने एक नज़र वजाहत शेख के जुड़े हाथों पर डाली और फिर मुबारक को देखा, जो बाप के लिए रो रही थी। इन्हें इस पर तरस आया। बाप के भाई के किए की सज़ा वो मासूम भुगत रही थी। 4 साल पहले एक फ़ैसला पंचायत ने किया था, और 4 साल बाद एक फ़ैसला सिराजुद्दीन ने करना था, जो एक बार फिर इस लड़की की ज़िंदगी को बदलने वाला था। सिराजुद्दीन ने आगे बढ़े, और फिर वहाँ वो हुआ कि सभी लोग हैरत से दंग रह गए थे। सिराजुद्दीन ने वजाहत शेख को गले से लगाया हुआ था। वजाहत, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से करके मेहमानों के सामने मेरा सर झुकने से बचा सकते हो? अगर वजाहत शेख इनके सामने झुके थे तो वो भी बड़ापन दिखाते हुए मुबारक का हाथ मांगकर उन्हें इज्जत बख्श रहे थे।
और शेर को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे खुशी होगी अपनी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाते हुए। अब की बार सबकी नज़रें उस शेर की तरफ उठी थी। सबको अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वो गड़बड़ा गया था। जब बाबा साई का फैसला मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो जल्दी से बोला, चलो फिर तय हुआ, मुबारक हमारे घर की बहू बनेगी। अब सब यहाँ क्या खड़े हो, जाओ जाकर निकाह की तैयारी करो। सिराजुद्दीन के कहते ही सब फ़ौरन घर से बाहर निकल गए ताकि निकाह ख्वाह और मेहमानों की स्नेही तब्दीली से आगाह कर सकें। अब वहाँ सिर्फ सिराजुद्दीन, मुबारक और जाज शेख रह गए थे। सिराजुद्दीन दोनों बाप बेटे को अकेले में बात करने का वक्त देते खुद भी वहाँ से बाहर चले गए थे। बाबा साईं मुबारक जाज शेख के सामने, मैं जानता हूँ बेटी तुम शेर को पसंद करती है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुन ली थी। बाप की बात पर इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी 4 साल पहले मैंने बेटी की खातिर तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। अब फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं होने दूंगा। अगर मुझे सिराजुद्दीन के सामने नाक भी रगड़नी पड़ती तो मैं अपनी बेटी के लिए वो भी कर जाता। बेटे की मौत के बाद जाज शेख को अपने सब गुनाहों का एहसास हो गया था। इन्होंने मुबारक के सर पर हाथ फेरा। वो बाप के गले लगती फूट फूट कर रोने लगी। चलो बस करो, आओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी सहेली को तुम्हारी निकाह की खबर देते हैं। देखना तुम्हारी माँ खुशी के मारे अपनी सारी बीमारी भूल जाएगी। जाज शेख की बात पर वह नम आंखों से मुस्कुराती इनके साथ चल पड़ी। इसके बाद फ़िज़ा में उस शेर मुबारक के निकाह की मुबारकबाद गूंज उठी थी। आरफा तो इस काया पलट पर हैरान थी। वो यहाँ मुबारक को हौसला देने के लिए आए थे और अब बैठकर इसके निकाह के छुहारे खा रही थी। 1 साल बाद उनकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे जिसमें इधर उधर की दावतों से फारिग होकर उस शेर इसे लिए फ़ौरन शुमाली इलाका जात पहुँच गया अपने हनीमून के लिए। इस वक्त भी वो दोनों हुंजा के मुख्तलिफ मकामात अच्छी तरह घूम फिरने के बाद अपने हट के पास बनी छोटी छोटी पहाड़ियों में से एक पर बैठे थे जब दूर अफक पर पड़े उड़ते परिंदों को देखते हुए यकदम मुबारक ने गर्दन मोड़कर अपने से चंद इंच के फासले पर बैठे अपने बाकिरदार शरीके सफ़र को देखा और फिर धीरे से अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। उठ शेर ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द बाजुओं को आसार खींचा। उठ शेर, पता है मेरा दिल क्या करता है? मैं सबको बता दूं कि इस रात कुछ नहीं हुआ था, अपने लिए नहीं बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जनाग जैसे गुनाह के साथ आपका नाम जोड़ता है। उठ शेर के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाती वो धीरे से बोल रही थी, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुबारक, मेरा अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ़ है, हमें किसी और को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। और शेर ने अक्सर कहा हुआ जुमला फिर दोहराया। मुबारक जब भी इस सबको बताने क्या कहती वो यही जुमला कहकर बात ख़त्म कर देता। वैसे आज सुबह ज़ैनब की कॉल आई थी, बता रही थी पलविशा अपने शौहर के साथ फिर आई हुई है, मगर इस बार भी आसिया पुप्पो और शायद अंकल ने उससे माफ़ नहीं किया। आपको नहीं लगता उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? उसने ज़रा सा चेहरा उठाकर उस शेर की राय लेनी चाहिए। उनका मामला है, वो बेहतर जानते होंगे, हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। वो सरसरी लहजे में बोला। मुबारक जांचती हुई नज़रों से इसके तासुरात देख रही थी। वो जानना चाहती थी पलविशा के नाम पर वो कैसे रिएक्ट करता है। ऐसे मत देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पलविशा के जिक्र से। वो देख तो सामने रहा था पर खुद ही पर जमी मुबारक की नज़रों को अच्छे से महसूस कर सकता था। आप निकाह करने वाले थे ना इससे? वो निकाह पर जोर देते हुए बोले। किया तो नहीं, वो फिर दूबदू बोला। और हाँ, आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं उससे निकाह ज़ैनब की खुशी के लिए कर रहा था, मोहब्बत में नहीं। अब के शेर का अंदाज़ डिपटने वाला था। मुबारक मुंह बनाती वापस सर उसके शाने पर रखती सामने देखने लगी। वैसे बाबा साईं को ज़ैनब की रुखसती भी हमारे साथ कर देनी चाहिए थी। बेचारी उमर भाई, उन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था। लो जी, अब मोहतरमा को उमर और ज़ैनब की फ़िक्र सताने लगी थी। उस शेर ने आंखें घुमाते हुए उसके गिर्द मौजूद आसार को मज़ीद तंग किया। ज़ैनब अभी पढ़ रही है, वरना उमर की तो पूरी कोशिश थी हमारे साथ ही ज़ैनब की रुखसती करवा ले। उमर की हालत सोचते हुए उस शेर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इससे खुशी थी कि पलविशा के वाक़े ने ज़ैनब की ज़िंदगी को मुतासर नहीं किया था। हाँ, पर वो कितने तावले, बस हम यहाँ हनीमून पर आए हैं, सबके मसलों पर नज़रसानी करने नहीं। वो चिढ़कर बोला। मोहतरमा को सबकी फ़िक्र लगी हुई थी सिवाय एक शौहर के। आपसे तो बात ही करना बेकार है। मुबारक भी इसी के अंदाज में कहती सीधी होकर बैठ गई। शेर ने किन अखियों से उसे देखा। इस गुज़रे 1 साल में ये लड़की उसे कितनी अजीज़ हो गई थी कि अब एक लम्हा भी उसके बगैर अधूरा लगता था। अच्छा एक बात पूछूं? वापस इसी पोजीशन में आते वो मासूमियत से शेर को देखने लगी। नहीं, उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जानता था मैडम मुंह फैलाकर बैठ जाएंगी। अब मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना? न जाने क्या सोचकर वो आज बोल बैठी, और जब बोली तो आवाज़ भरा गई। पागल लड़की, किसने कहा मोहब्बत नहीं है? हाँ, मैंने निकाह बाबा साईं के कहने पर ज़रूर किया था, पर इस एक साल में तुम मेरे दिल में उस मकाम पर पहुंच चुकी हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। पर इस 1 साल में तुम मेरे दिल में उस मुकाम पर पहुंच चुकी हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अगर तुमने कभी अपनी जगह छोड़ने का सोचा भी तो मेरी सांसों का तसलसल टूट जाएगा। मुबारक का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उस शेर उसकी आंखों में झांकता उसे अपने दिल का हाल बता रहा था। मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ वो उस लड़की के तमाम शक व शुबहात को भी ख़त्म कर देना चाहता था। तुम आज जान लो कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की और आखिरी मोहब्बत हो।
तुमसे पहले ये दिल ना किसी के लिए धड़का और ना ही कभी धड़केगा। मोहब्बत से कहता वो उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर सुप्त करने लगा। मुबारा ने पुरसुकून होते हुए उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। वो जो उस एक रात की असीर हो चुकी थी, अब सारी ज़िंदगी के लिए उर्द शेर की कैद में रहना चाहती थी। हम जो मोहब्बत के फ़कीर थे कि एक तेरे ही मरीज़ थे, हमें तलब थी फ़क़्त तेरी कि हम एक रात के असीर थे।